हेलो क्लास 9। आई होप कैसा चल रहा है आपका। मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छा कर रहे होंगे और हिस्ट्री को थोड़ा थोड़ा एंजॉय करते चले जा रहे हैं। ठीक है। वैसे भी देखो, फ्रेंच रिवॉल्यूशन चैप्टर का फर्स्ट नेम है और मेरा पर्सनल व्यू ये है कि ये चैप्टर सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है। ठीक है। क्यों? उसके कई सारे रीजंस हैं। देखो, एक तो क्या होता है कि हम 8th क्लास में जो है वो इंडियन हिस्ट्री को पढ़ के आए थे। अब हम यहाँ पर थोड़ी सी वर्ल्ड हिस्ट्री को भी पढ़ते हैं। ठीक है। तो सारी चीज़ों को धीमे धीमे सीखते जाना बहुत अच्छा रहता है। समझ गए? चलो आगे शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास से पहले मैं आपको पिछली क्लास का कुछ रिवाइज करवा दूं। पिछली क्लास में हम जो लास्ट टॉपिक पढ़ के गए थे उसमें मैं ये आपको बता के गया था कि जो लुई 16 थे उन्होंने क्या डिसाइड किया कि अब वो टैक्स लगाने वाले थे। ठीक है। और नए टैक्सेस को लेकर आने वाले थे। ये चीज़ हम पढ़ के लास्ट क्लास में चले गए थे। आज की क्लास में हम उसी को आगे शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। देखो बेटा, हेडिंग होने वाली है हमारी द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन। मतलब जो रिवॉल्यूशन जो लुई 16 के खिलाफ विरोध होना शुरू हुआ था वो कैसे निकल गया है। ठीक है। सबसे पहले जिस जिस चीज को मैं अंडरलाइन करता चलूँ, मतलब जिसपे मैं थोड़ा सा प्रेशर बनाऊं, वो चीजें आप भी अपनी बुक में अंडरलाइन करते चलना। ठीक है, शुरू करते हैं। देखो, लुई 16, आपको मैंने पिछले सेक्शन में क्या पढ़ाया था कि लुई 16 जो है वो टैक्सेस बढ़ाने की फिराक में था और उसके कई सारे रीजंस हमने पहले पढ़ लिए। ठीक है। अब ये होगा कैसे? ठीक है, तो इसको हम इस पॉइंट में, इस सेक्शन में पढ़ने वाले हैं। तो देखो बेटा, क्या है कि फ्रांस का जो ओल्ड रिजाइम है, ओल्ड रिजाइम का मतलब 1789 से पहले का जो फ्रांस का सिस्टम था उस पूरे को ओल्ड रिजाइम में रखा गया है। उसमें यह है कि जो राजा होगा वो अपनी मर्जी के, अकेले अपनी मर्जी से, किससे? अकेले अपनी मर्जी से टैक्स नहीं लगा सकता। ठीक है। अकेले उसकी मर्जी नहीं चलने वाली। ठीक है। अब टैक्स फिर बढ़ाए कैसे जाएंगे? तो इसलिए उसको क्या करना पड़ेगा, उसको ई स्टेट जनरल्स, मतलब जो फर्स्ट स्टेट है, जो सेकंड स्टेट है, यहाँ के जनरल्स को बुलाना पड़ेगा, उनके साथ मीटिंग करनी पड़ेगी और जब ये सारी चीजें होंगी तब उसमें फैसला होगा कि हाँ टैक्स बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना। ठीक है। चलो, तो हाँ, तो मैं यहाँ तक आ गया था, प्रपोजल फॉर न्यू टैक्सेस, उनके साथ मीटिंग करनी पड़ेगी। ई स्टेट कौन होता है? ई स्टेट बेटा एक पॉलिटिकल बॉडी, एक राजनीतिक व्यक्ति होता है जो हर स्टेट को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। फर्स्ट स्टेट से अलग, सेकंड स्टेट से अलग, थर्ड स्टेट से अलग। अब आगे आ जाओ, मोनार्क। हाँ, ये बात पक्की है कि राजा अकेले बैठकर टैक्स नहीं बढ़ा सकता, पर ये जो मीटिंग है, ये जो मीटिंग है वो डिसाइड कर सकता है कि हमें कब इस मीटिंग को बुलाना है। मींस जो लुई 16 था, लुई 16 जो था वो टैक्स को अकेले नहीं बढ़ा सकता था बेटा, पर ये जो मीटिंग थी जनरल्स के साथ, इसके साथ, जनरल्स के साथ जो मीटिंग थी स्टेट जनरल्स के साथ, वो ये डिसाइड कर सकता था कि हमें कब इन मीटिंग्स को बुलाना है। ये पावर थी मोनार्क, मतलब राजा के पास। ठीक है, फर्स्ट पैराग्राफ कंप्लीट। और हाँ, ये वाली लाइन को थोड़ा सा ध्यान रखना कि जो लास्ट मीटिंग थी वो कब हुई थी? 1614 में। ठीक है। चलो अब आ जाते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। इससे पहले एक सेकंड रुकना बेटा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। देखो, ऑन मई 1789। अब देखो बेटा, यहां से थोड़ा डेट को ध्यान रखना कि अब हम धीरे धीरे किसकी तरफ बढ़ रहे हैं? 14 जुलाई की तरफ धीरे धीरे बढ़ते चले जा रहे हैं। ठीक है। तो 5 मई 1789 लुईस 16 ने क्या किया कि असेंबली बुलाई ई स्टेट जनरल्स की, मतलब सारे जनरल्स को बुलाया और उनके सामने क्या प्रपोजल रखने वाला था? वो न्यू टैक्सेस, कि अब हम न्यू टैक्सेस लगाने वाले हैं। ठीक है। अब क्या होता है इसमें कि जो हॉल है वर्साइल्स का, उसको तैयार किया जाता है बढ़िया से। ठीक है। अब थोड़ा सा इसको क्लीन कर देते हैं। वर्सेल्स का जो हॉल है, एक सेकेंड, हाँ, तो देखो बेटा क्या था कि जो वर्सेल्स का हॉल था उसको तैयार किया गया किस पर्पज से? पर्पज बस इतना था कि वहां पर अब मीटिंग होने वाली थी। ठीक है। चलो अब आ जाओ यहाँ पर,
शुरू से देखो एक हॉल तैयार किया गया जहां पर ये सभी लोग बैठ के बातचीत करने वाले थे। यहाँ देखना कि जो एक टेबल लगाई गई, ठीक है, उसमें जो फर्स्ट स्टेट के लोग थे, ठीक है, वो आपस में एक दूसरे की तरफ से सामने किए हुए बैठे थे, ठीक है। इसके साथ यहाँ लिखा हुआ है ना, फर्स्ट एंड सेकंड ई स्टेट सेंड 300 रिप्रेजेंटेटिव। नाउ इनकी काउंटिंग्स कितनी थी? 300 ईच, फर्स्ट से 300 और सेकंड से भी 300, ठीक है। अब वो रो में बैठे हुए थे, ईच अदर ऑन टू साइड्स, दोनों तरफ, ठीक है। जबकि जो 600 मेंबर्स थे किसके? थर्ड स्टेट के। किसके मेंबर्स बेटा? थर्ड स्टेट के। वो लोग क्या थे? वो इनके पीछे खड़े हुए थे, ठीक है। इनके पीछे क्या कर रहे थे बेटा? वो खड़े हुए थे। अब हाँ, एक चीज इसमें इंपोर्टेंट अंडरलाइन करने वाली ये है कि जो थर्ड स्टेट वाज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स मोर प्रॉस्पेरस एंड एजुकेटेड मेंबर्स। मतलब थर्ड स्टेट में वो लोग आए थे जो पैसे थे जिनके पास, और जो लोग क्या थे? एजुकेटेड थे। हमने पिछली वाली वीडियो में भी पढ़ा था कि थर्ड स्टेट में इन लोगों ने ही अब क्या किया? जिम्मा उठा लिया था पूरा, ठीक है। आगे आ जाओ, पीजेंट्स। अब किन लोगों को मना किया गया था? किसानों को, आर्टिसंस को, महिलाओं को, ठीक है। इनकी डिनाई, इनको आने से मना कर दिया गया था कि आप असेंबली में नहीं आएंगे। चलो ठीक है, असेंबली में आने से मना कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। पर 600 लोगों ने क्या किया बेटा कि इन लोगों की जो परेशानी थी, ठीक है, इन लोगों की जो डिमांड्स थी, उनको 40,000 लेटर्स में लिखकर ले आए। मतलब ये जो 600 लोग पीछे खड़े हुए थे, अब इन लोगों ने क्या किया? 40,000 लेटर्स को अपने साथ लेकर आए, जिसमें इन सभी थर्ड स्टेट के लोगों की क्या थी? सारी परेशानियां और सारी की सारी इनकी डिमांड्स जो भी था वो सब कुछ ये लोग अपने साथ लिखकर लाए थे। समझ में आ गया यहाँ तक? थर्ड पैराग्राफ आ जाओ। देखो, जो वोटिंग होने वाली थी स्टेट जनरल की, उसमें पहले से एक रूल था, पास्ट मतलब पीछे से एक रूल चला आ रहा था कि हर स्टेट के पास एक वोट होगा, ठीक है। मतलब फर्स्ट स्टेट से एक वोट, सेकंड स्टेट से एक वोट और थर्ड स्टेट से भी एक वोट, ठीक है। फर्स्ट स्टेट से भी एक वोट, सेकंड से भी और थर्ड से भी। This time to Louis XVI was determined to continue the same practice. तो Louis XVI ने भी कहा कि जो पहले से चला आ रहा है हम उसी को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। हम भी सेम सभी को क्या करेंगे? एक एक वोट हर स्टेट को देंगे। जो लोग फेवर में हो वो हाँ कर दे, जो लोग फेवर में ना हो टैक्स बढ़ाने के वो ना कर दे, ठीक है। पर जो थर्ड स्टेट के मेंबर्स थे उन्होंने डिमांड की, बट द मेंबर्स ऑफ थर्ड स्टेट डिमांडेड दैट वोटिंग नाउ बी कंडक्टेड बाय द असेंबली एज अ होल while each member would had one vote. Means अब जो थर्ड स्टेट के लोग थे उन लोगों ने ये डिमांड की कि अब वोटिंग जो होगी वो सभी को मिलाकर होगी। मींस कहने का ये है यहाँ पर कि जो पहले से चला आ रहा था कि 3 वोट होंगे, उसको इन लोगों ने मना कर दिया। अब इन लोगों ने कहा कि जो टोटल वोटिंग होगी वो कितने से होगी? 300 प्लस 300 प्लस 600, मीन्स 1200 लोग जो वहां पर थे उसके अकॉर्डिंग वोटिंग की जाएगी। समझ गए? चलो, अब मैंने बताया जैसा आपको कि वोटिंग उसके अकॉर्डिंग की जाएगी, ठीक है। ईच मेंबर वुड हैव 1 वोट, मींस हर पर्सन, जितने भी पर्सन है, थर्ड स्टेट के 300, सॉरी थर्ड स्टेट के 600, फर्स्ट और सेकंड स्टेट के 300 सभी को गिना जाएगा, हर किसी का वोट लिया जाएगा। ये वाली जो पहले से चली आ रही थी इसको वो लोग मना कर रहे थे कि हर स्टेट से वोट नहीं, जितने मेंबर हैं उतने वोट होंगे, ठीक है। देखिए इसके आगे क्या हुआ। हाँ, अब ये जो आइडिया आया था ना बेटा, ये आइडिया कहाँ से आया था? कौन सा वाला? कि हर पर्सन को वोट देना है, ठीक है। ये वाला जो आइडिया आया था कि हर पर्सन अब वोट देगा, ये आइडिया कहाँ से आया था तो ये भी समझ लेते हैं। देखो, तो इरेज कर देते हैं। अब देखो, ये जो आइडिया था कौन सा वाला कि दिस वाज वन ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल। हाँ, ये जो डेमोक्रेसी का रूल था, ये आइडिया कहाँ से आया? तो ये आइडिया आया था रूसो के द्वारा। किसके द्वारा? रूस से, जो फिलोसफर थे जिन्होंने अपनी बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में इसके बारे में लिखा था। तो थर्ड स्टेट के लोगों ने इसी को क्या किया? अप्लाई कर दिया, मतलब इसी की डिमांड वो
रखने लगे। ठीक है, जब किंग ने इसको रिजेक्ट किया, किंग रिजेक्टेड दिस प्रपोजल, जब किंग ने इस प्रपोजल को मना कर दिया, नहीं भाई साहब ऐसा नहीं होगा, 3 ही वोट होंगे, 1200 वोट नहीं होंगे, तो थर्ड स्टेट के जो मेंबर्स थे वो लोग असेंबली से बाहर चले आए। कैसे? प्रोटेस्ट, विरोध करते हुए कि नहीं हम एग्री नहीं है, उन्होंने भी कहा हम भी एग्री नहीं है, दोनों लोग चले। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट पैराग्राफ। The representative of the third state viewed themselves as a spokesman for the whole French. तो यहाँ पे क्या था, तो यहाँ पर क्या था बेटा कि जो रिप्रेजेंटेटिव थे ना थर्ड स्टेट के, उन्होंने खुद को क्या सोच लिया, उन्होंने कहा कि अब पूरी फ्रांस के लिए, फ्रेंच नेशन के लिए हम कैसे एक स्पोक्समैन, मतलब अब पूरे फ्रेंच नेशन की जिम्मेदारी हम अपने कंधों पर ले लेते हैं। ठीक है, इसी वजह से 20 जून, कब? 20 जून, और जो मीटिंग हुई थी वो कब हुई थी? 5 मई 1789 को। तो 20 जून को वो सभी असेंबल हुए, मतलब एक साथ इकट्ठे आए, कहां पर? टेनिस कोर्ट के ग्राउंड में, जो कि कहां पे था? वर्सेल्स, सॉरी टेनिस कोर्ट में, इंडोर टेनिस कोर्ट में इकट्ठे हुए, जो कि कहां पे था? वर्सेल्स के ग्राउंड में। ठीक है, और वहां पर यह चीज ध्यान रखना कि उन्होंने खुद को क्या डिक्लेयर किया? नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर लिया, और उन्होंने वहीं पर सो नॉट टू डिस्पर्स टिल दे हैड ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फ्रांस दैट वुड लिमिट द पावर ऑफ द मोनार्क। वहां पर उन्होंने कसम खाई कि वो जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना लेंगे फ्रांस के लिए, किसके लिए? फ्रांस के लिए, जो कि राजा की पावर को क्या कर देगा? लिमिट, मतलब वहां पर डिसाइड हो जाएगा कि राजा क्या करेगा क्या नहीं करेगा। ठीक है, तो तब तक हम नहीं रुकने वाले। ठीक है, अब वहीं पर दो लोग थे, कौन थे? एक मीरेव्यू, ठीक है, और एक था एबेसीज। क्या थे? दो लोग थे, एक मीरेव्यू और एक एबेसीज। जो मीरेव्यू पर्सन था वो एक नोबल फैमिली में जन्म हुआ था उसका, मीन सेकंड का स्टेट में, बट उसको ये लगता था कि जो भी सुविधाएं हैं, ठीक है, वो फर्स्ट स्टेट को और सेकंड स्टेट को ही नहीं मिलनी चाहिए, सभी को मिलनी चाहिए। मतलब वो था तो सेकंड स्टेट से, पर वो सोच किसके बारे में रहा था? थर्ड स्टेट्स के बारे में भी सोच रहा था। ठीक है, इस वजह से उसने एक बहुत बड़ी पावरफुल स्पीच दी। किसने दी? मीरेव्यू ने एक बहुत अच्छी स्पीच दी जब ये सब लोग इकट्ठे हुए थे। ठीक है, चलो ये लिखा है, ही ब्रॉट आउट अ जर्नल एंड डिलीवर्ड पावरफुल स्पीच टू द क्राउड असेंबल एट वर्सेस। वर्सेस में जो भी भीड़ इकट्ठी हुई थी उसके सामने इसने बहुत अच्छी स्पीच दी थी। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। हाँ, देखो यहां पर दिख रहा होगा आपको, ये लोग देखो, ये लोग सारे इकट्ठे हुए हैं, और ये देखो ये इमेज दिख रही है, ये सभी लोग टेनिस कोर्ट में ही इकट्ठे हुए हैं और अपने आप को नेशनल असेंबली डिक्लेयर किया हुआ है। ठीक है, चलो आ जाओ। अब यहां देखो, दो पर्सन थे, मैंने दो पर्सन के बारे में आपको बताया था, एक मीरेव्यू और एक एबेसीज। ठीक है, मीरेव्यू ने तो बढ़िया स्पीच दी, और वो भी इसके खिलाफ था कि जो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट को प्रिविलेज मिल रही है वो खत्म की जानी चाहिए। अब जो एबेसीज पर्सन था, कौन? एबेसीज, वो एक प्रीस्ट था। क्या था? प्रीस्ट। ठीक है, उसने भी एक बहुत अच्छी पैम्पलेट लिखी, और उस पैम्पलेट का जो टाइटल था वो क्या था? व्हाट इज द थर्ड स्टेट? थर्ड स्टेट है क्या? ठीक है, ये उसने पैम्पलेट बनाई हुई थी। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। जब नेशनल असेंबली was busy at Versailles drafting a constitution, the rest of the France seemed with turmoil. तो नेशनल असेंबली थी जो फ्रांस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बना रही थी राजा की पावर को लिमिट करने के लिए, उसी समय जो फ्रांस था, मतलब नेशनल असेंबली अपने काम में व्यस्त थी, जो फ्रांस पूरा नेशन बचा हुआ था उसके लिए स्थिति बहुत खराब थी। कैसे? क्योंकि एक जो सीवर विंटर, बहुत कड़ाके की सर्दी ने क्या किया? बैड हार्वेस्ट, फसल खराब हो गई। प्राइस ऑफ ब्रेड रोज, जो रोटी की कीमतें थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई। ऑफन बेकर्स एक्सप्लॉइटेड द सिचुएशन एंड होर्डेड सप्लाईज, और जो लोग इसको बनाते थे उनने भी सिचुएशन को देखा, तो इन्होंने भी सप्लाईज को क्या किया? मतलब प्रॉपर डिमांड नहीं कंप्लीट कर पा रहे थे। ठीक है, घंटों लाइन में लगना पड़ता था। ठीक है, किसमें लगना पड़ता था? घंटों लाइन में लगना पड़ता था, तब जाके रोटी मिलती थी। इस वजह से जो
महिलाएं थी, गुस्सा महिलाएं, एंग्री, कैसी, गुस्सा महिलाएं जो थी वो शॉप्स के अंदर घुस गई, ठीक है, बेकरी की शॉप्स के अंदर घुस गई। उसी समय एट द सेम टाइम, उसी समय राजा ने अपनी ट्रूप्स, अपनी सेना को ऑर्डर दिया, क्या, पेरिस में जाओ, ठीक है, इन द सिटी ऑफ पेरिस। और वो दिन कौन सा था, 14 जुलाई। मतलब अब हम पूरी पढ़ के स्टोरी को वापस से कहाँ आ गए, उसी सेम डे जहां से हमने शुरू किया था, ठीक है। 14 जुलाई था, क्राउड में रूमर थी कि ओपन फायर का आदेश दिया है राजा ने, लोग बाग गुस्सा हो गए और उन्होंने बेस्टाइल को तबाह कर दिया, ठीक है। चलो आगे आ जाओ। इसके अलावा देश में एक अफवाह और फैल गई थी गांव गांव में कि जो लॉर्ड्स ऑफ द मैनोर, लॉर्ड्स ऑफ द मैनोर क्या है यहाँ पर, तो देखो बेटा यहाँ पे, एन स्टेट कंसिस्टिंग ऑफ द लॉर्ड्स लैंड एंड इज मेंशन, मतलब जिन लोगों के पास जमीनें हुआ करती थी, ठीक है, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने कुछ लोगों को हायर किया है जो किस पर है, उनकी फसलों को खराब करने के लिए। वो क्या करने वाले हैं, वो उनकी पकी पकाई फसलों को खराब करने के लिए आ रहे हैं, ठीक है। तो ये बात जब किसानों को पता चली तो उन्होंने अपने साथ खुरपी फावड़ा लेकर फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट्स के लोगों के ऊपर अटैक कर दिया, ठीक है। उन्होंने जो अनाज के स्टॉक्स भरे हुए रखे थे, जो अनाज था उनका, उसको भी लूट लिया। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स थे जिनमें लेन देन का हिसाब लिखा हुआ था कि कितना किससे लेना है, कितना किसको देना है, वो सभी कागज भी जला दिए गए, ठीक है। इसके अलावा जो नोबल्स थे, मतलब जो सेकंड स्टेट के लोग थे, वो अपने अपने घरों से भाग गए, कहां पर, एक शहर से दूसरे देश में, मतलब अपने देश से पड़ोसी देशों में भागने लगे, ठीक है। चलो अब देखो लास्ट, जब लुई 16 ने ये देखा, किसने, लुई 16 ने ये देखा कि उसकी सब्जेक्ट, उसकी जो प्रजा है वो उसी के खिलाफ क्या कर रही है, रिवोल्ट कर रही है, तो लुई 16 ने फाइनली कहा कि चलो ठीक है, फाइनली लुई 16 ने कहा क्या, कि चलो ठीक है, मैं नेशनल असेंबली को रिकॉग्निशन देता हूं, मतलब पहचान देता हूं, लीगल करता हूं, ठीक है। और इन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन या जो रूल बनाया है, जो कॉन्स्टिट्यूशन या जो रूल बुक बनाई है, अब उसके अकॉर्डिंग मेरी पावर्स को क्या किया जाएगा, चेक किया जाएगा। मतलब जो नेशनल असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बना के दिया है, अब इसी के अकॉर्डिंग मेरी सारी पावर्स चलेंगी, ठीक है। मुझे कुछ भी डिस्कस करना होगा तो पहले मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा, फिर डिसीजन लूंगा, ठीक है। 4 अगस्त 1789, डेटें बहुत याद रखना बेटा, डेट्स। तो असेंबली थी, जो नेशनल असेंबली थी, उसने ये जो टैक्स लग रहे थे, फ्यूडल सिस्टम ऑफ ऑब्लिगेशन एंड टैक्स, इनको खत्म कर दिया, ठीक है, टैक्स लगने बंद। जो मेंबर्स थे क्लर्जी के, उनसे भी जबरदस्ती उनकी सुविधाओं को ले लिया गया था, ठीक है। क्लर्जी टू वर फोर्स्ड टू गिव अप देयर प्रिविलेजेस, उनसे भी जबरदस्ती उनको जो सुविधाएं दी जा रही थी वो बंद कर दी गई। इसके अलावा टिप्स, जो टैक्स चर्च को जाता था, किसको जाता था, चर्च को जाता था, उसको भी खत्म कर दिया गया। और जो चर्च के पास जमीनें थी, जो लैंड्स किसके पास थी, चर्च के पास, उनको वापस ले लिया गया था। और इसका रिजल्ट क्या हुआ कि गवर्नमेंट के पास लगभग 2 बिलियन लीवर की, कितने की, 2 बिलियन लीवर के एसेट्स वापस आ गए थे। मतलब सोचो, पूरे फ्रांस पर जितना कर्जा था, उतने कर्जे के, उतने के एसेट्स तो ये चर्च वाले अपने पास रखे हुए थे, समझ रहे हो। तो जब ये सब चीजें हटाई गई तो चर्च की वजह, चर्च से लगभग 2 बिलियन लीवर्स की जो एसेट्स थे उनको बरामद किया गया, ठीक है। तो चलो आज की वीडियो को यहीं रखते हैं, ज्यादा हिस्ट्री को खींचेंगे तो ज्यादा नींद आने लगेगी, समझ रहे, ऐसा नहीं करेंगे। आज की वीडियो को यहीं रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, इसको पढ़िए, रीड करिए वापस से, रीड अगेन, और जो भी पॉइंट नहीं समझ में आए वो आप कमेंट में बोल सकते हो, ठीक है। इसको वापस से रीड करना, इसके आगे की पढ़ना, आगे की शुरुआत हम करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिए, अच्छे से